नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। केंद्र सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स के माध्यम से दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और मेरे लिए यह भावुक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी का जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आडवाणी जी का संसदीय काम हमेशा अनुकरणीय रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। और लालकृष्ण आडवाणी जी को जब भारत रत्न देने की घोषणा हुई तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आडवाणी भाजपा के सबसे वरिष्ठ और भारतीय राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका ऐलान किया और बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री को देश के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और खुद आडवाणी जी ने इस बारे में एक बयान जारी कर बताया कि वह पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से यह सम्मान स्वीकार करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी जी ने यह पत्र लिखा और इसमें उन्होंने एक तरीके से विनम्रता जताते हुए कहा कि यह मेरे लिए कृतज्ञता का मौका है और कृतज्ञता के साथ मैं भारत रत्न को स्वीकार करता हूं जो आज मुझे प्रदान किया गया है। यह सम्मान न केवल एक व्यक्ति के रूप में बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है जिनकी मैंने जीवन भर अपनी पूरी क्षमता से सेवा करने का प्रयास किया। मैं 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुआ। तब से मुझे एक बात का संतोष है कि जीवन में मुझे जो भी कार्य सौंपा गया उसमें अपने प्यारे देश की समर्पण भाव से निस्वार्थ सेवा की। आदर्श वाक्य इदम न मम ने मेरे जीवन को प्रेरित किया है। यह जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के लिए है। भारत रत्न के ऐलान के साथ ही लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हुआ। इसी कड़ी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर खुशी जताई। तो राम जी की कृपा इतनी जबरदस्त हुई कि श्री LK आडवाणी जी को भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लिए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी के योगदान की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने को देश के एक महान सपूत का सम्मान बताया। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से समस्त देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी लालकृष्ण आडवाणी को आजाद भारत के सबसे बड़े नेताओं में बताया। वहीं उन्होंने कहा कि ये देश का भी सम्मान है। आजाद भारत के सबसे बड़े नेताओं में से और स्टेट्समैन के रूप में भी जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का बहुत विस्तार करने वाले और जिन्होंने राम मंदिर के लिए यात्रा भी की, संकल्प भी लिया, ऐसे हमारे प्रिय नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का जो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत प्रसन्नता उनके चेहरे पर लाई है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आडवाणी जी को बधाई देता हूं। तो चर्चा में आज समझने की कोशिश लालकृष्ण आडवाणी का जो जीवन है उसमें भारतीय राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन उन्होंने लाया, साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि जनसंघ की स्थापना से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर के भाजपा को मजबूती देने में लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका क्या थी। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने में लालकृष्ण आडवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आज ये समझना जरूरी है कि जो उनका जीवन अब तक का रहा है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, क्या कुछ उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व सांसद और पांचजन्य के पूर्व संपादक तरुण विजय जी, बहुत बहुत स्वागत तरुण जी आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, बहुत बहुत स्वागत शेखर अय्यर साहब आपका भी। चर्चा की शुरुआत तरुण जी मैं आपसे करना चाहूंगा। आपने आडवाणी जी के साथ में बहुत व्यक्तिगत समय भी बिताया और बतौर राजनेता उनका किस तरीके का जो एक व्यक्तित्व रहा है उससे आप भलीभांति परिचित हैं। तरुण जी, सबसे पहले तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर पहली प्रतिक्रिया। यह भारत रत्न का सम्मान वास्तव में उन करोड़ों देशभक्त, राम भक्त और उन अमर स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान है जिन्होंने देश की अस्मिता के लिए अपना जीवन अर्पित किया। लालकृष्ण आडवाणी जी मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अनन्य निष्ठावान स्वयंसेवक रहे हैं और यही कारण है कि आज भारत रत्न की स्वीकारोक्ति का जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है जी, उसमें परम पूज्य श्री गुरु जी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, उनके उस वाक्य का उन्होंने उदाहरण दिया है जिसमें उन्होंने कहा था, इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है मैं राष्ट्र को ही अर्पित करता हूं। वे ऑर्गेनाइजर के भी संपादक रहे। बिल्कुल जी। और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता का जो मंत्र एकात्म मानववाद के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था जी, उसके सबसे बड़े व्याख्याता के रूप में उभरे। उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या की जो राम रथ यात्रा प्रारंभ की थी उसमें मुझे और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके साथ रथ में निरंतर शामिल होने का सौभाग्य मिला था। मैं उनके रथ में था, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में था और सोमनाथ में जो यज्ञ हुआ था वहां से वह रथ प्रारंभ हुआ। ठीक है। और उसने संपूर्ण देश में छद्म सेकुलरवाद या छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद पर एक अद्भुत बहस स्थापित की। बिल्कुल तरुण जी, और लोगों को लालकृष्ण आडवाणी जी का जो जीवन रहा है उसमें हम ये कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समय हमारे पास कम है तरुण जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ भारत की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष माना जाता था, मैं आऊंगा तरुण जी आपके पास। आडवाणी जी ने बिल्कुल गलत सिद्ध कराया। ठीक है, हमारे साथ भारत की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी जुड़ चुकी हैं। ताई, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित तो किया जा रहा है, लेकिन जनसंघ से लगा करके भारतीय जनता पार्टी से लेकर के अब तक आडवाणी जी का जो अभूतपूर्व योगदान रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगी? मैं ये कहूंगी कि पार्टी को बढ़ाना कैसे, कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना कैसे, संगठन कैसे करना, ये सब इन नेताओं से सीखना चाहिए और उन्होंने वो करके दिखाया। लेकिन आडवाणी जी की दो तीन बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि बहुत बारीकी से हर चीज का ध्यान रखते थे, केवल खुद का नहीं, समय के अनुसार जो परिवर्तन कार्यकर्ता में भी होना चाहिए, खुद में भी लाते थे और अभ्यास करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इतना बारीकी से जब पार्लियामेंट में जब मैं साथ में थी
89 का चुनाव लड़ने के बाद जी तब से मुझे याद है ज्यादा हमारा सहवास आ गया, ज्यादा हम काम को करीबी से हम देखने लगे, उनके भी काम को, और वो भी हमारे काम पर ध्यान रखते थे। मुझे एक बात याद है, 91 में हमारी सरकार तो नहीं थी, माननीय नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। जी मैं जब प्रश्न लगाती थी, यानी उनका ध्यान कितना बारीकी से होता था, तो एक बार मैंने शायद 93 की या ऐसे कुछ बात होगी, एक प्रश्न उठाया मेरे पास। उस समय किसी घटना ऐसी हुई थी कि भारत सरकार में, अपनी गवर्नमेंट में जो हायर पोस्ट पे एक डीलिंग होता है ना, कोई विदेश मंत्रालय में कुछ प्रमुख डीलिंग पे रहता है ऑफिसर, जी जो विदेश से, जिस देश से उसका संपर्क बार बार बैठकें हो रही है, कुछ हो रहा है और महत्वपूर्ण पद पर है। तो मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद एक दो बातें मेरे ध्यान में आई कि वो अधिकारी आफ्टर रिटायरमेंट इमीडिएटली उस देश के, वहां के उसी एक प्रकार से महकमे में काम करने लगा। जी और मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, ये हमारे देश की बात है। तो मैंने लोकसभा में ये प्रश्न उठाया था उस समय, और मैंने ये कहा था कि इस प्रकार से जब ये काम होता है कि हमारे यहाँ किसी विशेष, जैसे मान लो हमारे यहाँ के किसी केंद्र में साइंटिफिक इसमें कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अच्छे पद पे है, जी। और वो एकदम जाके यूएस के या यूनाइटेड इस पे कहीं काम करने लगे, तो इट इज नॉट प्रॉपर, कुछ एक गैप होना चाहिए। जी तो मैंने ये प्रश्न कि इसका कोई ये है कि नहीं, नियम है कि नहीं, कि ऐसे जाना चाहिए कि नहीं। हालांकि उस समय जो भी उत्तर दिया वो दिया, मगर माननीय अडवाणी जी सीट पे जब बैठे थे हमारे साथ में, हम तो विपक्ष में थे जी। उन्होंने मुझे बुलाया तुरंत ऑफिस में और कहा तुमने ये प्रश्न बहुत अच्छा, तुम कहाँ से इतना, मैंने कहा पेपर में कुछ पढ़ती हूँ और उससे ध्यान में आया, और फिर किसी की मदद लेके मैंने वो बात मुझे लगी तो उठाई। जी फिर उन्होंने मुझे पूरी जानकारी ली, कहा और कहा तुमने ये बहुत अच्छी बात बोली है, इसका एक पत्र बना दो, इसका पत्र प्राइम मिनिस्टर को दे दो, और फिर मुझे भी बताओ। और मैं इस बात को, क्योंकि ये अपने देश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात तुमने उठाई। अब देखो मैं तो नई नई सांसद थी, तो ये जो एक उनका काम करने का तरीका था, एक बात मुझे याद है पराक्रम में बताऊं कि मैंने कैसे सीखा उनसे कई सारी चीजें। हमारा भारतीय जनता पार्टी, तब हमारा संख्या भी बढ़ गई थी बहुत जी। अब बड़ी हुई पार्लियामेंट मेंबर्स की जो संख्या थी, कैसे उनके साथ काम करना। तो हमारा ऑफिस अच्छी तरीके से पार्लियामेंट्री ऑफिस चलता था, और उसमें राजेंद्र शर्मा बहुत पुराने संघ के, समझो जनसंघ, ये काम करने वाले व्यक्ति, उनको बिठा दिया जी और उनसे बैठकें होती थी, और उनको यही काम था पार्लियामेंट मेंबर क्या प्रश्न डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, किस तरीके से काम करते हैं जी। तो सांसदों के साथ संवाद बनाना, उनकी अडवाणी जी से बात करा देना, अडवाणी जी अगर देता है तो। और उस समय मुझे एक बात याद है, ये जो मतलब उन्होंने पद्धति डाली एक प्रकार से कि ये कैसे करना, ये होना चाहिए जी। तो एक बार मैंने उस समय ऐसा कुछ, अब मुझे भी मालूम नहीं कि ऐसा कुछ एक कॉकस चलता है, मैंने हमारे यहाँ इंदौर में, तुम्हें मालूम है, तुम इंदौर के हो, जानते हो पराक्रम जी। इंदौर में औषध दवाई बनाने वाली 2-4 अच्छी कंपनियां हमारे यहाँ हैं जी। उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उस पर एक प्रश्न डाला। तो मेरा प्रश्न देख के तुरंत मुझे बुलाया गया था कि ये प्रश्न तुमने कैसे डाला, ठीक है, तुम्हारा क्या संबंध इससे, तुमने कहाँ से बनाया। तो मैंने कहा ऐसे हमारे इंदौर में है, वो लोग मेरे पास आए थे। तो मुझे बाद में राजेंद्र शर्मा जी ने बोला कि इसलिए हमने पूछा, यहाँ उनके एजेंट घूमते हैं, अभी अभी जो मामला हुआ ना जी। तो हमारी पार्टी कितना ध्यान रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे न जाने कितने अनगिनत ऐसे संस्मरण हैं जो आज आडवाणी जी के व्यक्तित्व को महान बताते हैं। ताई जी, रोकूंगा आपको, फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सभी मेहमानों से निवेदन है, बने रहे हमारे साथ। तो मैं ये इसलिए यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI
देश का फैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। शिव भोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट, एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शेखर अय्यर साहब आपके पास आना चाहूंगा। शेखर अय्यर साहब, 1960 से 1967 तक ऑर्गेनाइजर में रहते हुए बतौर संपादक की भूमिका निभाई लालकृष्ण आडवाणी जी ने, और जब वो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री बने तब आपातकाल का जो दंश था उसको लेकर के भी उनकी काफी चिंता थी कि प्रेस की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो कई सारे उनके प्रयास ऐसे भी रहे, कैसे याद करेंगे उनके इन कार्यों को? देखिए, आडवाणी जी का सबसे बड़ा भूमिका मैं कह सकता हूं कि सुशासन, जो आज हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, उसका मूल सूत्रधार वही है। लगातार उनका यह था कि जो गुड गवर्नेंस जो है उससे कोई आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है। अवश्य पार्टियों की आइडियोलॉजी होती है, लेकिन उनका मानना था एक आइडियलिज्म है। तो सुशासन को लेकर हर पार्टी को सोचनी चाहिए, और ये अवश्य नहीं है कि हर सुशासन के मैटर में आइडियोलॉजी आए, लेकिन साथ साथ आडवाणी जी का दूसरा भूमिका जो है, अगर हम सांस्कृतिक जो हम बात कर रहे हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो कल्चरल नेशनलिज्म, नंबर 1, नंबर 2, जो कांग्रेस के काल में जो लगातार एक विकल्प की जो कमजोरी थी कि कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं है, उस मॉडल को रूपरेखा देने वाले में आडवाणी जी का भूमिका बहुत ज्यादा है जी। लगातार उनका कहना था कि राजनीति में अछूत जो है, क्योंकि उस समय बीजेपी के साथ कोई अलायंस बनने के लिए, कोई फ्रंट में आने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। ठीक बात। लेकिन उनका कोशिश यही था, बार बार ये कहते थे दो चीजें, एक जो आज हम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो चल रहा था उस समय की राजनीति, जो आज खत्म हो चुका है। जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसी दिन वो जो सीडो सेकुलरिज्म यानी बोगस फेक सेकुलरिज्म जो है वो खत्म हो चुका। लेकिन उसको लेकर जो जिस तरह आइडियोलॉजिकली उसको एक सोच के रूप में जिस तरह आडवाणी जी ने उसको प्रकट किया, उसको लेकर सामने रखा, संसद में, बाहर में, हर ये में राम रथ यात्रा भी वही था, ये दिखाने के लिए ये जो राष्ट्र है ये अपने मतलब नेचुरली एक ये सेकुलर कंट्री है, इसकी कोई लेबल जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं, देखिए उनका इमेज था वो लो पुरुष, लेकिन दिल से वो बहुत कंपैशनेट थे। उनके अगर जो भी उनकी कांटेक्ट में आए होंगे जान पाएंगे, किसी बात पर उनका हमेशा यही सोच था कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो सरकार में हो या विपक्ष पार्टी में हो, लोगों की समस्या कैसे हम सॉल्व करें, उसमें उनका ध्यान हमेशा था।
बिल्कुल ठीक है। तरुण जी, बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से लगा करके सरकार में लाने तक लालकृष्ण आडवाणी जी की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रही है, और बतौर राजनेता आपका व्यक्तिगत सरोकार भी उनसे काफी ज्यादा रहा है। तो समझना चाहूंगा आपसे, उनके पूरे जीवन चरित्र को आप कैसे देखेंगे? क्या कुछ सीख वर्तमान समय में कार्यकर्ता और राजनेता ले सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी से? बातें सबसे प्रमुखता से कही थी कि नेशन फर्स्ट, भारत प्रथम, और दूसरा सबके लिए न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये जो बातें थी, ये बातें केवल लालकृष्ण आडवाणी जी ने अपने कार्यकाल में प्रारंभ की। राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले है, देश की सुरक्षा सबसे पहले है, और किसी प्रकार का कोई तुष्टीकरण नहीं। जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का एक हवा, एक भूत खड़ा किया गया था, उसको लालकृष्ण आडवाणी जी ने तोड़ा। उन्होंने लद्दाख में सिंधु दर्शन अभियान को प्रारंभ किया, जो पहली बार लोगों को इस बात की अनुभूति कराई कि जिस सिंधु नदी ने भारत को हिंदू, हिंदुस्तान, इंडिया ये शब्द नाम दिए, वह आज भी भारत से बहती है। और उन्होंने जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। अनेक विद्यालय उन्होंने स्थापित करने में बहुत बड़ी सहायता की। आज सेतु हिमाचल एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्र को लेकर चलना, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, धर्म निरपेक्षता का बोगसपन खत्म करना, और सब दलों को इस प्रकार का विश्वास दिलाना कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सबसे बड़ी विकल्प के रूप में उभर सकती है, ये लालकृष्ण आडवाणी के समय में प्रारंभ हुआ, और उसी का परिणाम है कि हमको आज स्पष्ट बहुमत मिला है। तो वे कार्य के प्रति पूरी तरह से बिल्कुल ठीक समर्पित रहे हैं। आखिरी सवाल तय जी आपसे, देखिए, ठीक है तरुण जी, आखिरी सवाल तय जी आपसे, लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित जब किया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक उनका जो अभूतपूर्व और अविस्मरणीय योगदान रहा है, उसको एक तरीके से उसको सम्मानित करने का ये मौका है। ऐसे में आप उनके पूरे जीवन को आधार पर यदि हम आपसे समझना चाहें कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि जब संस्कारों की बात करते हैं, जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो पार्टी में मर्यादित, संस्कारित कैसे रहना है, ये आडवाणी जी ने बहुत अच्छे से सिखाया है कार्यकर्ताओं को। मुझे पूछ रहे जी ताई जी आपसे एक ही बात बताऊंगी। आज ऐसा होता है ना, आगे जाने की बहुत दौड़ सबको लगती है, मगर संगठन क्या होता है। उस समय अटल जी नेता थे और आडवाणी जी खुद ही बताते थे कि जब किसी मीटिंग के लिए वो किसी स्टेशन पे उतरे, स्वागत करने वाले सभी कार्यकर्ता अटल जी की तरफ दौड़े थे, तो आडवाणी जी बोले मैं धीरे से पीछे से आके गाड़ी में बैठ गया। अब उस स्थिति से लेकर के संगठन में काम करते हुए एक समय ऐसा आया कि ये नारा लगने लगा, अटल आडवाणी कमल निशान। इस स्थिति तक पहुंच गए। यानी कैसी मेहनत उन्होंने संगठन के लिए की होगी, कैसे एकत्रित सब जमाया होगा कार्यकर्ताओं को साथ लेके, बहुत बारीकी से अभ्यास करते थे और हर कार्यकर्ता को सिखाते थे। आपको लगता है, मुझे याद है कि मुझे कॉमनवेल्थ की मीटिंग में पहली बार मंत्री बनी जाना था मुझे, तो कॉमनवेल्थ, व्हाट इज कॉमनवेल्थ, ये क्यों बना, क्या जाकर के करोगी, कैसी मानसिकता होना चाहिए, तुम कैसे, यानी एक एक कार्यकर्ता को जोड़ना, समझाना। अब 2 से यूं ही हम इस स्थिति में नहीं आए थे कि आज हम सत्ता में आ गए, मगर उस समय भी हम सबको साथ में लेके सत्ता में भले ही आए थे अटल जी के समय, मगर संगठन में किसी को कम करके नहीं, किसी को साथ लेकर के बढ़ाना कैसे, ये मुझे लगता है। बहुत कम बोलते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे, मगर एक एक चीज कार्यकर्ता समझे, प्रमुख कार्यकर्ता, और अपने उदाहरण से कि अटल जी का अड़पत था जैसे, और उसमें उनको कम नहीं लगता था, मगर अपने कार्य से वो भी साथ में, तो अटल जी हमेशा उनको साथ में रखते थे। ये बात है। तो संगठन ऐसे बढ़ता है, एक व्यक्ति
ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने दोनों ने मिलकर बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों वरिष्ठ जनों को सुनने के बाद में मैं ये कह सकता हूं कि आडवाणी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, संगठन सबसे बड़ा। जी जी, आडवाणी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्हें समय में बांधना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ताई जी, तरुण विजय जी और शेखर अय्यर साहब, आप तीनों से क्षमा मांगते हुए, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास में, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चर्चा में मैं आज के लिए बस इतना ही। इसकी ठीक बात हमारे सहयोगी आरिंद प्रताप सिंह के साथ जरूर देखिए हमारा खास शो न्यूज़ नाइट। नमस्कार।